हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग एनवायरनमेंट के क्लासिफिकेशन को इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट में 2 फैक्टर्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक आता है इंटरनल और दूसरा आता है एक्सटर्नल। 2 तरह के इसमें फैक्टर हैं और आगे इसके अंतर्गत अनेक सब फैक्टर्स हैं जो मिलकर आंतरिक वातावरण का निर्माण करते हैं, और जो दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर, उसमें अनेक घटक हैं जो मिलकर बाह्य वातावरण का निर्माण करते हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला आता है आंतरिक नियंत्रण योग्य विपणन वातावरण के घटक, या ये कहते हैं इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो इसके अंतर्गत उन फैक्टर्स को शामिल किया जाता है जो किसी भी संस्था के अंदर विद्यमान रहते हैं और ये उस वातावरण को आंतरिक तौर पर प्रभावित करते हैं। ये नहीं है कि बाह्य फैक्टर प्रभावित करते हैं, आंतरिक नहीं करते, लेकिन आंतरिक फैक्टर भी प्रभावित करते हैं, लेकिन इन पर विपणन प्रबंधक का या हम कह दें दूसरे प्रबंधक का नियंत्रण होता है, वो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आंतरिक फैक्टर्स को कहा गया, आंतरिक घटकों को कहा गया कंट्रोलेबल फैक्टर, कि ये नियंत्रण योग्य घटक हैं और इससे संस्था की सफलता निश्चित तौर पर प्रभावित होती है, जुड़ी रहती है। जैसे स्टूडेंट, किसी भी संस्था के अंतर्गत अनेक विभाग होते हैं, चाहे वो क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है, वित्त विभाग है, उत्पादन विभाग है, अनेक प्रकार के विभाग होते हैं। संस्था के आकार और संरचना के अनुसार इन विभागों का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार एक विपणन विभाग होता है। तो जहाँ विपणन विभाग में अनेक घटक कार्यरत हैं, वैसे दूसरे विभागों में भी अनेक घटक कार्यरत होते हैं। तो जहाँ वो घटक दूसरे विभागों को प्रभावित करते हैं और फिर आपस में ये जो सब डिपार्टमेंट होते हैं, इनकी कार्यक्षमता, इनकी कार्यकुशलता एक दूसरे विभाग को प्रभावित करती है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। केवल विपणन वातावरण या विपणन विभाग के जो घटक हैं वो तो आंतरिक तौर पर प्रभावित करेंगे, लेकिन जो दूसरे विभाग बराबर में कार्यरत हैं उन सभी विभागों का भी इस विभाग पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमें इन सभी प्रभावों को, इन सभी घटकों को सामूहिक तौर पर जो आंतरिक घटक हैं इनका अध्ययन करना, समझना और इनका प्रभाव को समझना आवश्यक है, ताकि हम अपनी कार्यक्षमता उसके अनुसार निर्धारित कर सकें, नीतियाँ निर्धारित कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, आंतरिक विपणन वातावरण के घटकों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, अर्थात संस्था के लक्ष्य या उद्देश्य। ये एक घटक है जो निश्चित तौर पर आंतरिक घटक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे उद्देश्य क्या तय किए हैं। ये हमारे विभाग की, चाहे वो विपणन विभाग हो, चाहे अन्य प्रकार के दूसरे विभाग हो, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, उत्पादन विभाग, अन्य प्रत्येक विभाग को उसके संस्था के जो उद्देश्य हैं वो उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर वो उस विभाग की कार्यक्षमता को, क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा आता है संस्था की विचारधारा क्या है, फिलोसफी क्या है, या हम कह दें सोच क्या है, कंसेप्ट क्या है संस्था की, उसके ऊपर वो कार्य करती है। तो उसको हमें मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने विभागों के क्रियाकलाप को निर्धारित करना होता है। इसी प्रकार संस्था की पॉलिसीज़ और नियम क्या है, रूल्स क्या हैं, संस्था की नीतियाँ और नियम, ये क्या करते हैं, आंतरिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। जो आप नीतियाँ निर्धारित करेंगे, नीतियों में भी अनेक प्रकार की नीति है संस्था की, चाहे वो उधार पॉलिसी हो जाए, चाहे वो उसके अंतर्गत क्रय नीति हो जाए, विक्रय नीति हो जाए, अनेक प्रकार की नीतियाँ संस्था को निर्धारित करनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार के नियमों का निर्माण करना पड़ता है। और ये नीतियाँ और नियम प्रत्येक संस्था के विभाग की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है जो रिसोर्सेज ऑफ संस्था के जो साधन है, रिसोर्स है, ये प्रभावित करते हैं कि आपके संसाधन कैसे हैं, किस हद तक आपने उनका स्टोरेज कर रखा है, कैसे वो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, क्या वो कोई सीमित मात्रा में बाजार में उपलब्ध हैं या उनको प्राप्त करने में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि साधनों की जो उपलब्धता है और साधनों की जो हम कह दें विद्यमानता है, ये हमारे संस्था के विभागों की कार्यक्षमता को प्रभावित करेगी। इसी प्रकार
नेक्स्ट आता है किसी संस्था का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, अर्थात उसकी संगठन संरचना कैसी है, आपने किस प्रकार से संगठन का निर्माण किया है, संस्था के अंतर्गत कैसे विभागों को बनाया है, किस प्रकार से उसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया है। निश्चित तौर पर विभागों की रचना संस्था की, एक नहीं विपणन विभाग की नहीं, सभी विभागों की जो निर्माण किस प्रकार से आप द्वारा किया गया है, ये भी संस्था के आंतरिक वातावरण को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों का आपसी संबंध कैसा है, उनमें संवाद कैसा है, उसके अंतर्गत संदेशवहन का क्या आपने सिस्टम रखा है, ये भी उस संस्था के प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार संस्था के उत्पादन की नीतियाँ क्या हैं, उत्पादन की कार्यविधियाँ क्या है, किस विधियों द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, किस तकनीक द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, ये भी संस्था के विभागों को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार विपणन विभाग के उद्देश्य क्या है, निश्चित तौर पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये आपके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये विपणन वातावरण को, विपणन विभाग के कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार आपकी व्यू रचनाएं क्या है, नीतियाँ क्या है, प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार की नीतियाँ आप अपनाएंगे, किस प्रकार की कार्यविधियाँ होंगी, ये सब चीज़ें आंतरिक वातावरण में सम्मिलित होती है और ये आंतरिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। लेकिन कुछ प्रबंधक इस पर अधिक ध्यान नहीं देते क्योंकि ये नियंत्रण योग्य होती है, परिवर्तन किया जा सकता है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ये सामान्यतः प्रबंधक इसको अधिक महत्वपूर्ण नियंत्रण होने के कारण से इसको अधिक महत्व नहीं देते। लेकिन वास्तव में ये भी संस्था के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये प्रत्येक कार्य को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट्स का दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट, अर्थात बाह्य घटक कौन कौन से हैं जो अनियंत्रित घटक हैं, अर्थात जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो इसको हम दो भागों में बांट कर अध्ययन कर रहे हैं। एक तो आ जाता है इसमें व्यष्टि कार्य वातावरण या हम कह दें माइक्रो टास्क एनवायरनमेंट, और दूसरा इसमें आता है मैक्रो टास्क एनवायरनमेंट कह दें या समष्टि कार्य वातावरण। दो भागों में बांटकर इन घटकों को हम समझने का प्रयास करेंगे, एक माइक्रो एंड दूसरा मैक्रो। तो जो माइक्रो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, इसमें बाज़ार या हम ये कह दें बाज़ार की मांग कैसी है, ये इसमें एक फैक्टर होगा। ग्राहक कैसे हैं, कस्टमर्स कैसे हैं, कॉम्पिटिटर कैसे हैं, आपके सरकार की नीतियाँ और नियम किस प्रकार की हैं, वो आपके व्यवसाय को कहाँ तक प्रभावित करती हैं, आपके सप्लायर्स कैसे हैं, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। आपके विपणन मध्यस्थ मिडलमैन चेन जो है वो कैसी है, सामान्य जनता की सोच क्या है, निश्चित तौर पर ये प्रभावित करती है। यहाँ हमने जनता या जन समूह कह दिया कि जो पब्लिक बने हुए हैं, हमारे समूह बने हुए हैं, जैसे हम कह दें फाइनेंशियल हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय जन समूह हमारे कैसे हैं या वित्तीय संस्थान हमारे कैसे हैं। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन का सिस्टम हमारा उस संस्था में, उस शहर में, उस राज्य में किस प्रकार का सिस्टम है। इसी प्रकार गवर्नमेंट की जो स्थानीय नीतियाँ, राज्य स्तरीय नीतियाँ वो किस प्रकार की हैं। इसी प्रकार नागरिक वहाँ के कितने जागरूक हैं, किस प्रकार से वो वहाँ की क्रियाओं में संलिप्त रहते हैं या किस प्रकार से भाग लेते हैं, ये स्थानीय समुदाय या जनरल उनकी सोच क्या है, ये प्रभावित करेगी हमारे विभिन्न प्रकार की कार्य क्षमताओं को या हमारी कार्य नीतियों को। स्टूडेंट्स, जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है उसमें सेकंड जो आता है मैक्रो फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, अर्थात जो समष्टि घटक हैं, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है जो बाहरी तौर पर बहुत बड़े हैं और ये काफ़ी हद तक संस्था को प्रभावित करते हैं। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अप्रत्यक्ष हम कह दें या समष्टि घटक कह दें, हमारा उन वातावरण से या उन घटकों से है जो संस्था की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, और ऐसे अनेक अवसर आते हैं जिसमें ये घटक एक बड़ी चुनौती संस्था के या विपणन विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो घटक आता है वो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जो कह दें कि जनसांख्यिकीय वातावरण या जनसांख्यिकीय जो घटक है, अर्थात जनसंख्या संबंधी जो घटक हैं, ये निश्चित तौर पर किसी भी संस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे जनसंख्या का आकार क्या है, कुल संख्या क्या है, जनसंख्या का निवास स्थान कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है या प्रति किलोमीटर या कुछ दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं, जनसंख्या की आयु क्या है, जनसंख्या के लिंग कैसा है, जाति धर्म, इसी प्रकार से उनका पेशा क्या है, धंधा क्या है, उनकी घरेलू इकाइयाँ किस प्रकार की है, उनके क्षेत्रीय स्वरूप कैसे हैं, ये इसको प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट आता है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण और इसके घटक या सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट्स कह दें तो इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य कैसे हैं, सामाजिक धार्मिक आस्थाएं कैसी हैं, सामाजिक रीति रिवाज परंपरा कैसे हैं, समाज की जीवन शैली कैसी है और समाज में का दृष्टिकोण कैसा है और उनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उसकी रूढ़िवादी या अन्य प्रकार की जो परंपराएं हैं वो कैसी है, आपस में व्यवहार कैसा है, उनकी सद्भावना शांति कैसी है आपस में, इन बातों का भी इसमें प्रभाव पड़ता है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का। आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, तो इसमें आर्थिक वातावरण उसके घटक क्या है, ये मैक्रो में आते हैं। मैक्रो घटक में जैसे देश की आर्थिक सिस्टम क्या है, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को स्वीकार कर रखा है, उसकी आर्थिक विकास की दशा क्या है देश की, इसी प्रकार उसमें मुद्रा प्रसार या प्राइस इन्फ्लेक्शन कैसी है, मूल्य का स्तर कैसा है, अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है और इसी प्रकार अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, विकासशील है, गतिशील है, किस प्रकार की है, कर ढांचा कैसा है, ऊर्जा के स्रोत किस प्रकार के उपलब्ध हैं और अन्य आर्थिक व जो श्रम नीतियाँ हैं ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं और ये निश्चित तौर पर बाह्य घटकों में आती है जो अनियंत्रित होते हैं, अर्थात ये इसको प्रभावित करते हैं व्यवसाय को या विपणन वातावरण को। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वातावरण और इसके घटक नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से उपलब्धता है उनकी, अर्थात उसका जल कैसा है, जल स्तर कैसा है, वातावरण कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, कोयला लोहा तांबा या हम कहते हैं तेल गैस की उपलब्धता कैसी है, नदियां हैं पहाड़ हैं, क्या किस प्रकार का सिस्टम है, इसी प्रकार वहाँ की सर्दी गर्मी की स्थिति क्या है, बसंत वर्षा आदि चीज़ें, अन्य प्राकृतिक प्रदूषण की स्थिति क्या है और अन्य प्रकार के जो घटक हैं भूकंप का आना तूफान का आना, इन बातों का भी इस घटकों का प्राकृतिक वातावरण को निर्माण करते हैं और ये निश्चित तौर पर हमें हमारे विपणन विभाग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है तकनीकी वातावरण और इसके घटक टेक्निकल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, तो तकनीक की उपलब्धता की स्थिति क्या है, तकनीक के उपलब्धता के हम कहते हैं विकल्प क्या है, किस प्रकार की तकनीक आपके पास उपलब्ध है, इसका स्तर कैसा है, तो उस तकनीक की लागत कैसी है, देश और विदेश में जो तकनीक का हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसकी गति क्या है, इसकी नीतियाँ क्या है सरकार की तकनीक के संबंध में, इन सब बातों का प्रभाव पड़ता है जिससे हमारी उत्पादन प्रणाली प्रभावित होती है, तो ये घटक भी इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत राजनीतिक वातावरण और इसके घटक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, राजनीतिक विचारधारा कैसी है, राजनीतिक स्थिरता कैसी है उस देश के अंतर्गत, राजनीतिक वातावरण किस प्रकार का है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य सुरक्षा की स्थिति क्या है, विदेश नीति क्या है और वहाँ की जो अफसरशाही है ये किस प्रकार की स्थिति है, या इसी प्रकार से राजनीतिक दान भेंट या अन्य प्रकार की जो स्थितियाँ हैं क्या उसके संबंध में नियम है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंध में इनकी नीतियाँ क्या है, ये सब घटक राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है वैधानिक वातावरण और इसके घटक अर्थात लीगल एनवायरनमेंट और इट्स कंपोनेंट्स, तो देश का संविधान कैसा है, देश के संविधान के साथ साथ राज्य स्तर के नियम किस प्रकार से लागू होते हैं, आर्थिक संविधान कैसा है, आर्थिक संनियम कैसे हैं, औद्योगिक संनियम या श्रमिकों से संबंधित नियम कैसे हैं, प्रदूषण संबंधी नियम कैसे हैं, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, उसकी जुडिशियल सिस्टम कैसा है, ये सब बातें भी इसको प्रभावित करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आज अपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस मार्केटिंग एनवायरनमेंट, तो ये इसके अंतर्गत हमने इन सब फैक्टर्स को समझने का प्रयास किया। थैंक यू, धन्यवाद।